जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो मनोविज्ञान की एक ऐसी टॉप ट्रेंडिंग वीडियो जिसमें सीडीपी के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं ताबड़तोड़ महा रिवीजन। परीक्षा में यदि प्रश्न आएगा तो वो इस वीडियो से होगा, क्योंकि यह पूरी एनसीईआरटी पैटर्न पूरा ध्यान से एकदम से रट्टा मार लेना, क्योंकि क्वेश्चन के बदलते पैटर्न से यही क्वेश्चन उठाए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और 50 क्वेश्चन में अपने आप को चेक करिए कि परीक्षा के पहले आप कितना तैयार हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास समझते हो ना, कि अगर आपके शरीर की बात की जाए तो शरीर में होने वाला परिवर्तन वो वृद्धि कहलाता है, आपके आकार का परिवर्तन। विकास एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप देख नहीं सकते दोस्तों, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहां पर याद रखना है कि वर्गीकरण का सिद्धांत इस वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 साल से रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। 2017 से तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जाने वाला है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले बता दूं कि निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत ये होते हैं, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। डॉट डॉट में भी किस में उच्च होंगे? सृजनशीलता में उच्च होंगे, अध्ययन में उच्च होंगे, विश्लेषण करने में उच्च होंगे, या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में उच्च होंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले हैं वो बच्चे सृजनशीलता में भी, क्रिएटिविटी में यहां पर भी होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आईक्यू की बात की जाए तो आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, जो टर्मेन ने यहां पर सूत्र दिया है। अब मैं बात करूं, सृजनशीलता को कहते हैं इंग्लिश में क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जो बच्चा दूसरों से कितना अलग है। अगला उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान है? दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन का बदलता पैटर्न ये है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, नियमीकरण भी कह रहा है निम्नलिखित में किस विधि के सोपान है? निगमन विधि के हैं, आगमन विधि के हैं, अंतरदर्शन विधि है, या बहिर्दर्शन विधि है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये आपकी जो निगमन विधि होती है ना, ये कहां से चलती है? ये रूल टू एग्जाम्पल की तरफ चलती है ना, आपको पता है। और ये एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलती है, ये भी आपको पता होगा। तो हमें ये बताओ कि यहां पर जब भी किसी चीज को फोकस्ड किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, सिद्ध किया जाए, नियम बनाया जाए, तो दोस्तों वहां पर आगमन विधि होती है। इसलिए ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। इसको नोट कर लेना, अच्छे से रट लेना। रटने का मतलब है समझ लेना, आपकी एज रटने वाली नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 4, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? दोस्तों यदि आपको वाकई में शिद्दत से सिलेक्शन चाहिए डियर स्टूडेंट, आप हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी शिद्दत के साथ पढ़िएगा और नकारात्मक सोच के साथ बिल्कुल एग्जाम हॉल में शामिल ना हो। आपको अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों। और बताना चाहेंगे जो भी परिवार हमारा देख रहा है वो पहली बार है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान है? केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है क्या? केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन है? तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, सटीक है। ऑप्शन किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक ही बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। डॉट डॉट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या शिक्षण छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक बेहतरीन कला है? क्या सहानुभूति एक बेहतरीन कला है? क्या समष्टि एक बेहतरीन कला है? या प्रेरणा एक बेहतरीन कला है? दोस्तों तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में जो सबसे सटीक आंसर रहेगा दोस्तों वो प्रेरणा के साथ जाएगा, क्योंकि प्रेरणा ही क्या है? प्रेरणा अंदर से जब जागृत नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज को सीख नहीं सकते हैं। छात्र रुचि नहीं लेगा, कोई व्यक्ति किसी कार्य में रुचि ही नहीं लेगा जब तक उसके अंदर प्रेरणा जागृत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यान आकर्षित होने में डॉट डॉट की प्रमुख भूमिका होती है। क्या होती है दोस्तों? ध्यान आकर्षित होने में डॉट डॉट की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन यानी स्टिमुलस की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता,
उद्दीपन की विश्वसनीयता, जो विलिवेंस होता है दोस्तों, है ना, क्रेडिबिलिटी की बात करें दोस्तों, क्रेडिबिलिटी की बात करें, या फिर हम अन्य अन्य चीजों से जानते हैं उद्दीपन की सक्रियता, तो मैं ये कह सकता हूं जी नहीं, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। क्यों? क्योंकि आप पावलोव के सिद्धांत में पढ़ते हो, आप स्किनर के सिद्धांत में पढ़ते हो कि जब भी ध्यान आकर्षित होगा तो उद्दीपन की तीव्रता, स्टिमुलस जिसे लक्ष्य कहा जाता है, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 7 नंबर, बेहतरीन ट्रेंडिंग क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? यह तीनों प्रकार के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का जो चेंजमेंट है, जो यहां पर वर्गीकरण किया गया है, वो किसने किया है दोस्तों? क्रेचनर ने किया है, युंग ने किया है, सेल्डन ने किया है, या स्पेंजर ने? तो दोस्तों यहां पर राइट वन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जवाब आपसे चाहिए बिल्कुल मिनिमम 1 सेकेंड के अंदर। व्यवहारवादी एक ऐसा व्यवहारवादी था, उसने ये कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहूं बना सकता हूं, कुछ भी चाहूं बना सकता हूं, ये मेरी मर्जी है, लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि मेरे पास एक नवजात शिशु होना चाहिए। क्या फ्रीमैन होंगे, क्या न्यूमैन होंगे दोस्तों, या वॉटसन होंगे, या फिर हॉलिंजर होंगे? तो हम कह सकते हैं इज राइट वन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? वॉटसन हो जाएंगे। वॉटसन कहे जाते हैं दोस्तों क्या? व्यवहारवाद के जनक भी कहे जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी डाले हैं क्योंकि ये मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चंस का है। इसमें अपने स्कोर को चेक करें, अपने मनोबल को डाउन ना करें, क्योंकि आप जो गलत कर रहे हैं वो सीख भी रहे हैं, ये भी एक बहुत सकारात्मक पहलू है। अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट थ्योरी, सूझ सिद्धांत यानी इंसाइट जो सिद्धांत दिया है, सूझ का जो सिद्धांत दिया है, वो सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो बनमानुस पर किया था। सुल्तान दोस्तों, 6 सुल्तानों पर एक बेहतरीन प्रयोग था, यानी सुल्तान उसका नाम था। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21 यानी 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? अब दोस्तों ये है आपके क्रोमोजोम से। क्रोमोजोम से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्रोमोजोम्स की अगर मैं संख्या की बात करूं तो 23 यहां पर पेयर में 46 टोटल नंबर ऑफ यहां पर क्रोमोजोम्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण, ये दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको डाउन्स मारना है। डाउन सिंड्रोम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम होते हैं, क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम होते हैं, विल्सन भी होते हैं, लेकिन इसमें आंसर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में एक ऐसी भी परिकल्पना होती है जिसमें बच्चे के तालुओं की कटने की अवस्था, जो बच्चे नवजात पैदा होते हैं उनमें भी यह समस्या देखी जाती है ना, मंद बुद्धि भी देखी जाती है, तो वहां पर भी आप जीव विज्ञान में पढ़ते हो। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है, यानी वह मापनी। देखिए मनोविज्ञान में एक अंतराल मापनी है, अनुमानित मापनी। अगर आपको मापनी पढ़ना है तो आपको क्या करना है, मनोविज्ञान मापनी गुरुजी वर्ड ट्रिक इस तरीके से डाल दोगे, या किसी की भी वीडियो खुल जाएगी उसमें मापनी आपको बता दिया जाएगा कि इसमें कौन सी मापनी क्या काम कर रही है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा कि अनुपात मापनी जो होती है ये क्या है, ये डिफरेंस की बात करती है, ये अंतराल मापनी के जो है नाम से जानी जाती है और इसको परम शून्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 12 नंबर, विकास की वह अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। कौन सी अवस्था है दोस्तों जिसमें बुद्धि का एक लेवल तक, एक बेहतरीन लेवल, एक टॉप लेवल तक विकास होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो शैशवावस्था होता है इसमें 90% जो है विकास हो जाता है जन्म से 5 साल की उम्र तक, किसमें? बुद्धि का। अब आप कहोगे कि सर किशोरावस्था में, तो ये किशोरावस्था में इसका ग्राफ डाउन हो जाता है, यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए बुद्धि का विकास कब धीमा होता है तो बाल्यावस्था में। और एक टॉप लेवल तक दोस्तों 18 साल की उम्र में हम ये पहुंच जाता है, 18 से 20 साल की उम्र में, ये 100% में तो हमसे अधिकतम पूछा है, इसलिए ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। बेहतरीन बच्चों के साथ हम वीडियो को प्रोवाइड करा रहे हैं, आप सभी ब्रिलियंट बच्चे हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है कि संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है?
संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यकरण है, विभेदीकरण है दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण है या पृथक्करण है। संप्रत्यय निर्माण का मतलब बता दूं कि संप्रत्यय का मतलब होता है इमेज, इमेज का मतलब होता है, आप एक देसी भाषा में कह सकते हो फोटो, जो आप फोटो क्लिक करते हो वही संप्रत्यय है। अगर मैं किसी बंदे को आपको आपकी फोटो निकाल के दिखाता हूं तो वह हिंदी में, शुद्ध हिंदी में एक फोटो ही कही जाएगी, जो है संप्रत्यय ही कहा जाएगा। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो प्रत्यक्षीकरण के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बड़ा विवादित रहता है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अधिगम में डॉट डॉट प्रभाव का नियम किसने दिया? पावलोव ने दिया, स्किनर ने दिया, मिस्टर वॉटसन ने दिया, मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, तो यहां पर जो आंसर जाने वाला है वो किसके साथ जाएगा दोस्तों? वो जाएगा आपका यहां पर प्रभाव के नियम के साथ, तत्परता के नियम के साथ, यहां पर मिस्टर थॉर्नडाइक जाएगा, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। इन्होंने यहां पर प्रमुख नियम में क्या, मुख्य नियम में दोस्तों यहां पर 3 नियम दिए थे, जिसमें प्रभाव का नियम था, जिसमें तत्परता का नियम था और अभ्यास का नियम था। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। बताइए दोस्तों, शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है, पहली बात तो हमें ये बताइए, शिशु जो होती है ना, शिशु जो होता है, या शिशु को मेल एंड फीमेल में अगर हम डिवाइडेशन करें तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यहां पर देखा जाता है कि बच्चा छोटा होगा, और बच्चा अगर छोटा होगा तो इसका जो व्यवहार होगा ये कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होगा, यानी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा, नाक कान मुंह इस तरीके से आप देखते हो, इसी तरीके से बच्चा अपना कार्य दिनचर्या में करता है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये चैप्टर भी आपके में, हमने अभी आपको मैराथन जब प्रोवाइड कराई थी तो उसमें आपको दिया था, ठीक है ना। मैंने 6 सब्जेक्ट की 6 मैराथन प्रोवाइड कराई है, जिसमें आपको एक एक मैराथन देख लेनी है। इसकी लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, कतई बिल्कुल एकदम से उसको तो छोड़ना ही नहीं है, उसको 2-3 बार जितना समय आपके पास है लास्ट टाइम पी जाना है बिल्कुल, ठीक है ना। 2-2 घंटे की है, सुपर फास्ट में देख लेना बढ़ा बढ़ा के। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में यहां पर जो है उपयोग करना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है, और वो सीखने का स्थानांतरण होता है। इसी को स्थानांतरण या क्या कहलाता है? अंतरण कहलाता है। जब भी कोई परिस्थिति का ज्ञान, पहली परिस्थिति का ज्ञान दूसरे में हम यूज कर देते हैं, ठीक है ना। मैं यहां पर इंजीनियर हूं, और इंजीनियर मैं हूं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक वाले मैकेनिक का जो ज्ञान होता है, जो कार्य होता है, मैं वो भी कर लेता हूं। तो समझ लो दोस्तों, मेरा काम अगर कहीं ना कहीं उसमें फिट बैठ रहा है तो समझ लो ये क्या है? सीखने का स्थानांतरण हो रहा है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों बहुत सिंपल है, आपने बचपन में ये किया होगा, या आपने 8th में ये किया होगा कि जो रेखा चित्र बनते थे ग्राफ पेपर में, आप जो बहुत बड़े बड़े इस तरीके से बनाते थे, उसमें है ना पेंसिल से बनाया करते थे, ग्रीन कलर के वो चौकोर वाली कॉपी आया करती थी। तो उसमें रेखा चित्र में जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, उसमें क्या था? स्तंभाकृति कहा जाता है दोस्तों, स्तंभाकृति। उसमें स्तंभ है तो इस तरीके से आपको स्तंभ मार देना है। क्या समस्या है? जब क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत है दोस्तों मारने में? अगला क्वेश्चन, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है, उद्दीपक यानी स्टिमुलस वस्तु है, कोई थिंग्स है, कोई चीज है, प्राविधि है, करने की पद्धति, प्रकाश है, ध्वनि है, गंध है, पुरस्कार है, दंड है, प्रोत्साहन है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, यहां पर हमें क्या है? हमें यहां पर ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक पॉइंट के साथ लगाना पड़ेगा। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों में आंतरीकरण का जो विकास होता है वो कब होता है? हमारे मूल्यों का मतलब है हमारे नैतिक मूल्यों की बात करी जा रही है, यहां पर अहम है। आप सभी जानते हो, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है। ये दोस्तों होता है आपके मिस्टर फ्रायड के, यहां पर यानी मिस्टर फ्रायड को यहां पर जाना जाता है इसका जनक। और ये क्या है? ये नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं, आंतरीकरण के लिए जाने जाते हैं, परा अहम के लिए जाने जाते हैं, सुपर ईगो के लिए जाने जाते हैं। SOR पद्धति के जनक कौन है? वॉटसन है, कोफ्फा है, कोहलर है, या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की बात करें तो किसने दिया था? SOR पद्धति की बात करी जाए तो किसने दिया था दोस्तों? तो मिस्टर वॉटसन ने दिया था, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ, व्यवहारवादी जनक मिस्टर वॉटसन। इन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, एक शिशु दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय एक सिद्धांत है, एक नियम है दोस्तों, यह किसके द्वारा दिया गया था? डियर स्टूडेंट, को ऑप्शंस ए की बात करेंगे ए से लेकर डी की, तो यहां पर है टोलमैन है, बेंडूरा है, थॉर्नडाइक है, कोहलर है। जरा दिमाग लगाओ, 21 नंबर 2015, 2017, 2019
पूछा गया है, 2-2 साल के गैप में पूछा जा रहा है कि यहां पर क्या होगा। 21 नंबर का आंसर, 21 नंबर का आंसर जाएगा वेंडूरा के साथ, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। डियर स्टूडेंट 22 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? अवधि है, नवीनता है, रुचि है या फिर आकार है? क्या ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? बताइए। ध्यान को अगर केंद्रित किया जा सकता है उसकी आंतरिक दशा केवल एकमात्र ऑप्शन नंबर सी में ही दिखेगी कि अगर रुचि है दोस्तों तभी आपका ध्यान कहीं ना कहीं स्टेबल होगा, ध्यान केंद्रित होगा दोस्तों। तो इसलिए यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी जाएगा। निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? क्वेश्चन का लेवल आप चेक करिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, सुनहरा लेवल है। गोल्डन वीडियो आपके स्क्रीन पर। क्या वीडियो ये इस काबिल वीडियो है नहीं? क्या इस वीडियो में जो भी परिवार यहां देख रहा है वो वीडियो लाइक करे, और जो भी परिवार देख रहा है मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सिलेक्शन लेकर आए दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो पहली सीढ़ी है रखेंगे, क्लियर करेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो फिर नेक्स्ट सीढ़ी में मिल ही जाने वाला है। तो इसलिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो तार्किक विधि की बात की जाए तो यह स्मृति मापन यानी जो मेमोरी पावर है दोस्तों, यहां पर उसको नहीं यहां पर किया जा सकता है। अगला, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? पहला चैप्टर मनोविज्ञान से है, उसी से क्वेश्चन लिया है दोस्तों, और आपसे ये कह रहा है कि अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसमें जो है आपका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका लर्निंग हो जाएगा, सीखना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीखना कहलाता है। और सीखना दोस्तों क्या होता है? ये सीखना आपका कैसा होता है? ये सीखना होता है आपका स्थायी होता है, ठीक है ना। चलिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मैंने कई बार बताया है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टीएटी का फुल फॉर्म क्या है? तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अगर टेट का पेपर आ जाता है और एडमिट कार्ड आ गया और कल पेपर है मान लो, तो दोस्तों वहां पर करे अरे कहोगे कि एकदम से डिप्रेशन में आ गए, कहा मर गए एकदम से, है ना, मर गए, मरे मरे। इस तरीके से आपको टेट को टीएटी याद रखना है, ठीक है ना, टेट, मरे एवं मार्गन। तो आपको ऑप्शन जाएगा किसके साथ? यहां पर मार्गन भी मिल सकता है, तो दो बंदे थे, मुर्रे एवं मार्गन। अगला आपके स्क्रीन पर है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो जब पाठ प्रस्तावना यानी जो आपका स्टार्टिंग का जो लेवल होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उस समय अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो आपका है ऑप्शन जाएगा किसके साथ? तत्परता का नियम हो जाएगा। और यह तत्परता का नियम किसने दिया है? यह दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा दोस्तों, या बाल केंद्रित शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब समझते हो? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब होता है कि बच्चे को देखकर ही आप अपनी पद्धति को सुचारू रूप से पढ़ाएं, ठीक है ना, सुचारू रूप से आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो मानव की ज्ञानेंद्रियों में जीभ है, आंख है, नाक है दोस्तों, लेकिन गला को नहीं माना जाता, इसलिए ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन जाएगा हमारा 28 नंबर का, ए के साथ चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और शिशु से संबंधित एक क्वेश्चन था। विकास के संबंध में निम्नलिखित में क्या संबंधित नहीं है? कौन सा ऑप्शन है जो विकास के लिए सटीक नहीं बैठता है? कार्य क्षमता में वृद्धि, डियर स्टूडेंट, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, या आकार में परिवर्तन, कि विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? तो मैं ये कहूंगा कि विकास में कभी भी आपका आकार नहीं आ सकता, कभी भी आकार नहीं आ सकता दोस्तों। और आकार क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आकार जो आता है ना, ये अभिवृद्धि में आता है, अभिवृद्धि में आता है, इस चीज पर भी आप गौर करें दोस्तों, अभिवृद्धि में आता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर आपके स्क्रीन पर, यह रहा कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? शैशवकाल है क्या? किशोरावस्था है क्या दोस्तों? युवा प्रौढ़ावस्था है क्या? वृद्ध प्रौढ़ावस्था है? विकास की सबसे जटिल अवस्था हम ये कह सकते हैं कि जो आपके 12 से 18 साल की उम्र की एज की बात करेगा, किशोरावस्था के अंतर्गत जाएंगे। और ये दोस्तों सबसे ज्यादा ही परेशान, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा अपने आप को परेशान महसूस करता है, वो ऑप्शन बी लॉक किया जाए।
मैं कौन हूं, क्या हूं, भी कुछ हूं, यानी मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं जब व्यक्ति के अंदर आती हैं तो वो व्यक्ति किस एज में होता है? जब बच्चा ये कहता है कि अरे मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं ये हूं, मैं कुछ हूं या नहीं हूं, तो बताइएगा कौन सी भावनाएं हैं दोस्तों? तो विकास की वह अवस्था इंगित करती है दोस्तों, यानी किशोरावस्था इंगित करती है। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन जाएगा ए के साथ। यानी मैं कह सकता हूं 31 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हर शेर हर शेरनी के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों और क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 32। मानव का विकास निम्नलिखित में किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास निम्नलिखित में किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि यानी अभिवृद्धि पर, गलत बात। उसके वातावरण पर, बिल्कुल सही बात है। उसकी बुद्धि पर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर तीनों हो जाएं, भाई सिंपल सी बात है, मैं इसको अकेले तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर, यह सबसे बेस्ट आंसर है। तो यह हमारा क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा, क्योंकि इससे बेस्ट आंसर है नहीं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? यह आपको बतानी है। कार्यों को शीघ्रता से करना है, डेटिंग करना, डेटिंग करने की बात समझ रहे हो ना? डेटिंग करने की बात यहां पर कर रहा है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। अब देखो, एक डेटिंग आता है, निगेटिव में आता है, जिसमें मेल एंड फीमेल की बात हो जाती है, वो भी मनोविज्ञान में चर्चा की गई है। अगर हम उसको भी मान लें तो भी यहां पर वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है, क्योंकि कार्यों को शीघ्रता के करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल है। अच्छा, कौन से नहीं हो सकते हैं या कौन से यहां पर हो सकते हैं कि बिल्कुल सकारात्मक है? ये देखिएगा, ये सकारात्मक है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही बात है कि उच्च प्राथमिक जो स्तर के बच्चे हैं उनमें यह विशेषता पाई जाती है। सफलता को अनुभव करने की चाह, कोई बच्चा ये चाहता कि भाई वो असफल हो जाए, हमेशा चाहता है कि वो सफल ही हो और बेहतरीन बच्चा बने, तो ये भी आपका सकारात्मक है। यही हमारा ऑप्शन जाएगा बी के साथ। यही डेटिंग करना क्या है? निगेटिव है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख अवस्था है दोस्तों? जरा जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित अवस्थाओं में से डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? तो पूर्व बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, ये यहां पर थोड़ा सा काट दीजिएगा, यहां पर ऑप्शन जाएगा बी के साथ, ठीक है ना? यहां पर थोड़ा सा कलर गलत हो गया है। मैं आपको बता देता हूं कि डर्टी एज का मतलब होता है, यहां पर हिंदी में लिख देता हूं मैं, गंदी एज किसे कहा जाता है? तो गंदी एज मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस एज में बच्चे कपड़े गंदे करते हैं, क्या कपड़े गंदे करते हैं, तो वो एज कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है। वो 5 से 12 साल की उम्र होती है, ये बात आप याद रखिएगा। डर्टी एज बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था मत लगा देना, ठीक है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा था? बताइए, एक सिंपल सा भी क्वेश्चन बीच में ले लिया है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर क्या है? यहां पर किसका विज्ञान कहा गया था? तो मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का कहा गया था, या सभी का? तो दोस्तों जिस समय फिलॉसफी का पार्ट हुआ करता था मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था मनोविज्ञान। उसके बाद अगर मैं 16वीं सदी में आता हूं तो 16वीं सदी में आत्मा का मनोविज्ञान कहलाया। और यह आत्मा का मनोविज्ञान कहलाने के लिए कौन कौन थे दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि अरस्तु थे, डेकार्टे थे, प्लेटो थे, है ना? ये चीजें आपको याद रखनी है। साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि अगर कोई भी बच्चा साइकिल सीखा था और अब वो साइकिल सीखने वाला ज्ञान स्कूटर में लगा देता है और स्कूटर सीख जाता है, मोटरसाइकिल सीख जाता है, बस सीख जाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान में लगा रहा है। और जब अपने नए ज्ञान में लगा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। और जब उसको लाभ हो रहा है तो दोस्तों उसका आंसर किसके साथ जाएगा? धनात्मक स्थानांतरण के साथ चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगला, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक, चलिए बताइए दोस्तों। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? थॉर्नडाइक के साथ बच्चे यहां पर लगा रहे हैं, जो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है ना, ये विलियम जेम्स की है, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? बताइए, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा दोस्तों? जवाब दीजिएगा। आपसे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे। चलिए भैया,
तो यहां पर बच्चे कह रहे हैं कि भाई सुकरात के साथ हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है कि अगर ऑप्शन में सुकरात है तो डी ऑप्शन मारेंगे। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया गया था, तो प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, कमेंट कीजिएगा। प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो हम कहेंगे कि प्रभाव का नियम जो प्रतिपादित किया गया था दोस्तों, वो किया गया था मिस्टर थॉर्नडाइक के द्वारा। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो हम यहां पर किसके साथ लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है, दिमाग लगाओ, क्या आंसर हो सकता है, क्या लॉक किया जा सकता है इसको, क्या बताइए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को लॉक किया जा सकता है, बताइएगा। बहुत अच्छे गाइस, क्या बात है। 40 नंबर पर अपन है। हमसे कह रहा शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है, तो शारीरिक विकास की जो गति है ना, यह जो अवस्था है यह हो जाती है बाल्यावस्था में। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जन्म से 5 साल की जो एज होती है शैशवावस्था, और इस शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास 90% हो जाता है और शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। जैसे जैसे बाल्यावस्था आती है 5 से 12 साल में, तो बाल्यावस्था का जो सारा विकास है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, वो पूरी तरीके से डाउन हो जाता है और फिर किशोरावस्था में पूरा हो जाता है। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है, कमेंट कीजिएगा। लास्ट के 10 प्रश्न आप सभी के लिए, बहुत चुनिंदा गोल्डन क्वेश्चन। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है दोस्तों, लास्ट में हमें अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या है। भले ही आपका बहुत कम स्कोर रहा हो, लेकिन आज आपने लास्ट टाइम तक ये भी अगर सीखा है तो ये भी एग्जाम में बहुत सकारात्मक परिणाम देगा। किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो दोस्तों होती है 12 से 18 साल की होती है, और अगर 12 से 18 साल की होती है तो एज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है, कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे गाइस, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला जो प्रमुख घटक है वो है खेल का मैदान, क्योंकि खेल के मैदान में सारे डेवलपमेंट आपको मिल जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है कि ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए। ब्रेल लिपि से बहरे को पढ़ाना चाहिए, अंधे को पढ़ाना चाहिए, गूंगे को पढ़ाना चाहिए, विकलांग को पढ़ाना चाहिए। तो ब्रेल लिपि से जो पढ़ाना चाहिए, फ्रांस के मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट या हम कुछ भी चिकित्सक कुछ भी बोले दोस्तों, तो लुइस फ्रांस की बात करेंगे, लुइस ब्रेल की बात करेंगे। अंधे लोगों के लिए, अंधे बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए है। बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है, कमेंट किया जाए दोस्तों। बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है, तो बाल अध्ययन का जो पितामह है दोस्तों वो कहा जाता है मिस्टर स्टेनले हॉल को, जीएस हॉल को कहा जाता है। इनका क्या है, जीएस हॉल है इनका पूरा नाम दोस्तों, ठीक है ना। अगला, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 45 नंबर इससे मिलेंगे। व्यक्तित्व के मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन लिए हैं कि व्यक्तित्व को किसने बताया है 3 प्रकार में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी को जुंग ने बताया है, युंग ने बताया है। और बाल्यावस्था में अगर व्यक्तित्व होता है तो शैशवावस्था में होता है आपका क्या होता है, अंतर्मुखी होता है, जबकि बाल्यावस्था में क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अंतिम 5 प्रश्न पर है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है, कहता है किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर पाई जाती है। तो दोस्तों जब भी निम्न लग जाए तो वृद्धि निम्न हो जाए, विकास रुक जाए, निम्न हो जाए, उसका शारीरिक विकास निम्न हो जाए, मानसिक विकास निम्न हो जाए, काम प्रवृत्ति निम्न हो जाए, तो सभी निम्न वाली अवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो ये क्या जाएगा, ये बाल्यावस्था की तरफ इशारा करेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ चला जाएगा। वीडियो में क्या कोई समस्या है दोस्तों, क्या आपका प्यार नहीं मिल सकता, क्या आप 5 लोगों के पास इस वीडियो को उनके घर में भी उजाला हो सकता है, क्या आप शेयर नहीं कर सकते हो, क्या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते या कर सकती हैं, तो बस इतना तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप अगर अच्छा करेंगे दूसरों के साथ तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा, ये बात याद रख लो। मैं कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बदौलत उन बच्चों का भी, उन बहनों का भी पेपर क्रैक हो जाएगा, उनके यहां भी खुशियां आ सकती हैं, ठीक है ना। चलिए, एक बच्चे की कॉपी में लिखने से विपरीत छवियां, 47-48 आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 में से एक क्वेश्चन फंस सकता है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है अधिगम में असुविधा के, अधिगम में समस्या के, अधिगम में आसक्तता के या अधिगम में कठिनाई के दोस्तों। तो यहां पर जो है जाएगा वो अधिगम में आसक्तता के साथ ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा। आसक्तता क्यों, क्योंकि ये दोस्तों डिसेबिलिटी होती है, और ये डिसेबिलिटी अगर होती है तो ये किसी भी तरीके की हो सकती है, लिखने की हो सकती है, पढ़ने की हो सकती है, गणितीय हो सकती है ना,
तो अब यही 48 नंबर में मैंने फिर से क्वेश्चन लिया है। कहता है कि अगर कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा, विकृत लिखावट है, लिखावट अच्छी नहीं है, तो बताइएगा कि उसमें किस योग्यता का कमी है, कौन सी उसके अंदर ये मनोविकार है, कौन सा उसके अंदर ये डिसेबिलिटी है, कौन सी अक्षमता है, बताइए। क्या उसको डिस्ग्राफिया कहा जाएगा, क्या उसे डिसलेक्सिया कहा जाएगा दोस्तों, क्या उसे डिस्प्रैक्सिया कहा जाएगा, या क्या उसे डिसकैलकुलिया कहा जाएगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, राइट वन जाएगा किसके साथ, वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ, डिसग्राफिया के साथ जाएगा। डिसग्राफिया हमारा राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखावट के लिए ग्राफ, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अगर कोई ग्राफ है तो ग्राफ तो लिखकर ही बनाया जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में मिलेगा, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। गणितीय संकल्पना, लिखने वाली पढ़ने वाली संकल्पना, लिखने वाली संकल्पना, है ना। तो वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आपसे कह रहा है कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है दोस्तों, तो वो नहीं है प्रेरणा के बिना नहीं, क्योंकि अगर इच्छुक नहीं है बच्चा तो कैसे पढ़ेगा। और ये दोस्तों रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो प्यार मिलना चाहिए, वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो आप अगर शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके सामने बेहतरीन रिजल्ट होगा, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं आप ही की तरह होंगे, आप ही की एज के होंगे। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो दोस्तों ये है आपके अध्यापक को सुनना क्या हो सकता है, नहीं दोहराना, संबंध नहीं बल्कि करके सीखना दोस्तों, क्योंकि यही रचनात्मक कहता है। रचनात्मक ज्ञान क्या कहता है कि करके सीखना। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, 4 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए तुरंत सर्च करें, वहां पर पीडीएफ आपको दी जा रही है, GURUJI गुरुजी वर्ड को सर्च करेंगे तो तुरंत ऐसा लोगो मिल जाएगा, तुरंत लोगो मिल जाएगा, वहां पर आ जाइएगा। लाखों बच्चे, लाखों बहनें, लाखों भाई जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई हैं। हर शेर नहीं वहां पर प्लेटफॉर्म पर है, हम आपका इंतजार करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी। वंदे मातरम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, एग्जाम की शुभकामनाएं ढेर सारी।